नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही कैबिनेट के 4 पद खाली चल रहे हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन पदों को चुनाव से पहले भरा जा सकता है। ऑपरेशन सलक्यारा की चुनौती से निपटने के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं बल्कि कुछ अन्य नेताओं को भी इससे महादायित्व दिए जाने की संभावनाएं हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में हैं। उनके इस दौरे को भी इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कि दिल्ली गए हैं तो इससे चर्चाएं और तेज हो गई हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल्ली का जो दौरा है वो इन्वेस्टर समिट को लेकर के वो माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें आमंत्रित करने के लिए गए हैं और दिल्ली अन्य कार्यों से भी माननीय मुख्यमंत्री का आना जाना रहता है। लेकिन ये बात सही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के हमारे कैबिनेट के 4 पद रिक्त हैं और उनको भरना हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जब उचित समय होगा उसका विस्तार करेंगे। लोकसभा से पहले मिल सकता है उचित समय? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वही इस बात को बता पाएंगे। तो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है। खाली पड़े जो पद हैं उनको जल्द भरे जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, उनका दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वो दिल्ली में हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैबिनेट के विस्तार की भी संभावनाएं तेज हैं क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये पद भरे जाने हैं। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे उत्तराखंड कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी अपने घर कोटद्वार पहुंच गए हैं। कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गब्बर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार में विधायक ऋतु खंजूरी भूषण ने भी लालपनी के बिशनपुर स्थित गब्बर सिंह के आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत कर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने जज्बे और साहस की सराहना की। सिद्धबली बाबा जी का महोत्सव, वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा कोटद्वार आज ईश्वरमय हो रखा है। दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, हमारे भारत के जो हीरो हैं, सलक्यारा के जो हीरो हैं हमारे गब्बर सिंह नेगी जी, उनके घर में निवास में पहुंची हूं और बहुत खुशी हुई उनको मिलकर। इतने पॉजिटिव व्यक्ति, उनसे बात करके हमें भी एक एनर्जी आई और जिस तरह से उन्होंने वहां पर सारी चीजों को समझा और बाकी बच्चों को जो 20 साल के भी बच्चे वहां पर थे उनका ध्यान रखा, मेंटली उनको स्ट्रांग रखा, वो बधाई के पात्र हैं। देवभूमि के हम लोग मजबूत तो होते ही हैं शारीरिक रूप से भी और मेंटली भी, लेकिन जिस तरह का कार्य आज नेगी जी ने किया है, हर एक उत्तराखंडी गर्व महसूस कर रहा है। चारों तरफ आज उनकी चर्चा हो रही है। एक आम आदमी आज एक हीरो बना है और सचमुच का हीरो बना है, तो मैं उनको और खासकर उनकी पत्नी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों में शामिल जनपद चंपावत के टनकपुर क्षेत्र के ग्राम छिनीगोट निवासी पुष्कर सिंह एरी का अपने घर टनकपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान पीलीभीत चुंगी पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए पुष्कर की सकुशल घर वापसी की खुशी जताई। उधर अपने पुत्र के सकुशल घर आने पर पुष्कर के माता पिता काफी भावुक दिखे और उनकी आंखें नम रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के कर्मचारी, विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार, बीजेपी जिला महामंत्री पूरन मेहरा, एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह मंत्री नितिन मंगला, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष टनकपुर राजेंद्र सिंह ने भी पुष्कर को 17 दिनों तक दिखाए गए साहस की सराहना की। बहुत सब कुछ मिल गया मुझे, सब बहुत खुशी हो गई। मेरे इष्ट देव दयाल हो गए, मेरे बेटे के लिए, सबके लिए हो जाए दयाल। बहुत बहुत मोदी जी और पुष्कर धामी उनको बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेरे बेटे को बता दिया उन्होंने, उनके लिए सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ में। वहाँ पर कैसे लगता है, हम घर ही होता है और घर आने की इंतजार तो बहुत लंबा रह गया मेरे लिए इस बार जी, बट आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा। और तो अब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पे, इतना खुश हूँ मैं। थैंक यू। आपका लड़का आज सिरकेला टनल से आज घर पहुँचा है, अच्छी बात है। हमारे इष्ट देवता और मोदी जी और धामी जी की अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे नैनीताल जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जिले के विभागों के सभी अधिकारियों के साथ कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें, समस्याओं के निस्तारण में देरी न हो। वहीं समस्याओं के निस्तारण के बाद से दूरभाष पर वार्ता कर शिकायतकर्ता इस बारे में बताएं। उधर बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि उनके द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारी टीम वर्क के साथ कार्य करें और कार्य की फीडबैक रिपोर्ट भी दें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करें ताकि जो घोषणा लंबित हो वो समय पर पूर्ण हो सके। जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, उसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में और विभिन्न जनपदों में शासन स्तर के अधिकारी जो है भ्रमण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, रात्रि विश्राम और ग्रामीण भ्रमण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हमने नैनीताल जनपद का जो रिव्यू किया है सुबह, उसमें विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर किस प्रकार से लाभ जनता को मिल रहा है और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए, प्रक्रियाओं को किस प्रकार से सरल किया जाए और जन समस्याओं की समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए और विभागों के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए बताया गया है और उनको टीम स्पिरिट के रूप में कार्य करने के लिए बताया गया है और जो मानक है जिसके अनुसार कि हमारा वित्तीय और भौतिक प्रगति होना चाहिए, उस पर कई विभागों के अच्छे कार्य थे, कुछ विभागों की प्रगति स्लो थी, उसके लिए भी उनको गति देने के लिए कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के लिए ये सभी विभागों के लिए निर्देश है कि ट्रैफिक, सड़क, पेयजल और विद्युत, इनकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, जनता को कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए और हल्द्वानी के लिए खास करके ट्रैफिक प्लान और यहाँ के लिए विभिन्न समस्याएं जो है जिससे कि यातायात और आवागमन को सुगम बनाया जा सके, उसके लिए एडीबी के जो प्रोजेक्ट हैं या अन्य जो राज्य सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं या जो जितने प्रकार के भारत सरकार के एनएचआई के प्रोजेक्ट हैं वो सब इसीलिए किए जा रहे हैं कि जिससे कि बाद में और समय के साथ साथ आगामी जो योजनाएं बनाई जाएं और उन योजनाओं में यहाँ का ट्रैफिक प्लान जो है इम्प्रूव हो सके। विभागीय अधिकारियों के साथ जो चर्चा में बिंदु आए हैं उसमें आया कि जो भी योजनाएं आप धरातल पर बनाएं उसके जो वास्तव में उपभोगकर्ता हैं उनके साथ चर्चा जरूर की जाए, क्योंकि अगर उनको जानकारी होगा तो वो योजनाओं की गुणवत्ता भी ठीक रहेगी और खास करके जन सामान्य को इन्वॉल्व करने से गुणवत्ता के साथ साथ जो उसको बाद में उपभोग करने वाले हैं उनकी कठिनाइयों का भी निराकरण हो सकता है। तो इसलिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप जन सामान्य को हर योजना में, हर विकास के कार्यों में इन्वॉल्व करें, उनका फीडबैक लें और नीतिगत मैटरों में जो कठिनाइयां अनुभव की जा रही है कि किसी के कंप्लायंस में, तो उसको सरकार के संज्ञान में लाएं जिससे उसमें सुधार भी किया जाए। आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर सिटी समिट होगा। बता दें कि 2018 के बाद उत्तराखंड में दूसरी बार निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में निवेशक सम्मेलन की तैयारियां चल रही है। इस बार करीब 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल
कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मेरा सरकार से सवाल है कि 2018 में जो निर्णय हुआ था, पहले सरकार उसका हिसाब दे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदियाल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूं। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी ने यहां पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूं वही मेरा बहुत बड़ा योगदान है। तो जियो की लाइन बिछा रहे हैं भाई, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के टिप्स दिए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाई गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी बिल्कुल तैयार है। आप लोगों के सामने बड़ी एक चुनौती लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीटीसी से लेकर के मान्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना चुका है। कुछ विरोध भी यहाँ पर हुआ, छात्रों का कहना है कि एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में कर दिया जबकि परीक्षा चल रही थी। देखिए, ऐसा है, जो यहाँ जो हमने इसीलिए एक कार्यक्रम को इसके अंदर किया है, एक हॉल के अंदर किया है। यहाँ हर चीज वातावरण को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास किया गया है। बाहर किसी तरह की कोई आवाजाही सारी बंद की गई है। एक हॉल के अंदर जो हमारा ये हॉल है उसको हमने अनुमति लेकर के इसको लिया है और हमारा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो भविष्य है ये छात्र हैं, हमें उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत कराना और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना, जाकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजनीतिक दल होने के कारण हम हर समय तैयार रहते हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मूल मंत्र समर्पण, सेवा भाव है और सेवा का पर्यांत लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा अनेकों अनेक समय पर एक साल बेमिसाल कर हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। इसलिए हमें विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता के दिल में हम वास करते हैं। समय समय पे जो चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों का निराकरण करते हैं। जैसे कोरोना जैसा महामारी आई, उसके अंदर पार्टी का दल और सरकार पूरी लगातार लगी रही। हमने आतंकवाद मुक्त शासन की बात की थी, हम आज आतंकवाद मुक्त शासन देने में सक्षम हुए। उसका उदाहरण आपके सामने है। पहले 2014 से पहले मार्केट हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, बस हो, चारों तरफ लिखा होता था कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता। हमने तुष्टीकरण से अलग हटकर, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है,
लेकिन हमने उसको सबके साथ सबका विकास, आज सारी योजनाएं हमने सब जन जन तक पहुंचाने का काम की है। हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना भाषा देखते। देश का नागरिक होना चाहिए, उसका जीवन स्तर बढ़ाना हमारा काम है। उस एक मूल मंत्र के साथ हम काम करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की गुंडागर्दी और दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया और अब ऐसा ही कुछ वीडियो बीजेपी के लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी समर्थक की गाड़ी का चालान होने से लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत काफी नाराज हो गए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले खरी खोटी सुनाई और उसके बाद विधायक दिलीप रावत ने बीच सड़क पर ही अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठा दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना कोटद्वार की है, जहां विधायक दिलीप रावत और परिवहन अधिकारी हरीश सती के बीच हुए इस घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो पर लोगों ने इसे सत्ता की सनक बताया है। वहीं अब वहीं अब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर सफाई देते हुए बीजेपी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि यह मामला मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है, मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है। तो ये उम्मीद करती है कि आप जनता के साथ व्यवहार ठीक करेंगे और जो अच्छा काम करता है उस अधिकारी कर्मचारी की आप प्रशंसा करेंगे, उसको सम्मान देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हारे हुए विधायक और जबरदस्ती जिताए हुए विधायक बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए गए। देखिए, ये मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है, मेरे अभी ये संज्ञान में नहीं है मामला। लेकिन विधायक जी ने किस संदर्भ में और किस स्थिति में ऐसा किया होगा ये संज्ञान में है। लेकिन सार्वजनिक लाइफ में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको संयम तो बरतना ही चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर चौकी क्षेत्र में धर्मपुर स्थित 5 स्टार भट्टे पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक हरपाल जनपद बिजनौर के मंझोला गांव का निवासी था और वो धर्मपुर 5 स्टार भट्टे पर पिछले 5 सालों से चौकीदार का काम करता था, जो कल रात से गायब था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मिट्टी के ढेर से शव को बरामद कर लिया है और पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। कोतवाली में सूचना मिली है कि ये 5 स्टार भट्टा है जो कि धर्मपुर चौकी में आता है और यहाँ पर एक चौकीदार था जो 65 वर्षीय व्यक्ति है हरपाल सिंह। ये यहाँ पर पिछले 5-6 साल से चौकीदारी कर रहा था और ये सूचना मिली कि ये कल रात से ये मिसिंग है। तो इस सूचना पर भट्टा स्वामी और बाकी लेबर्स ने इसको आसपास जब तलाश किया तो वहीं जहाँ मिट्टी खुदी हुई थी वहीं पर उसके नीचे इसका शव मिला। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये थोड़ा सा हत्या का मामला लग रहा है और इसी के साथ इसमें जो हमने भट्टे के और भी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करी है तो थोड़ा सा मामला इसमें इस प्रकार से आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति इसके साथ देखा गया था और उसके बाद से ही ये मिसिंग हो गया था। अब इसमें हम लोगों ने मौके पे फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया है और अब इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको करवा के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान ई रिक्शा से ले जाई जा रही 20 पेटी अवैध रंगीली शराब बरामद कर मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान किया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि कुंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव कुदियोवाला तिराखे के पास से काशीपुर से खरियावाला की ओर जा रही ई रिक्शा को तलाशी के लिए रोका तो उसमें अवैध देसी
पिकनिक मार्का 960 क्वार्टर से भरी 20 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कुंडा थाने में सूर्या चौक के इंचार्ज को एक सूचना आई थी कि एक ई रिक्शा में कुछ अवैध शराब की पेटियों का परिवहन किया जा रहा है। तो इस सूचना पे केवीआर के आसपास इन लोगों ने अपनी चेकिंग की और लगाई थी। तो उसमें एक ई रिक्शा जिसमें 20 पेटियां ये अवैध देशी शराब है पिकनिक मार्का, इसका ये ले जाते हुए इसमें पकड़े गए हैं। इसमें 2 लोग इसमें शामिल हैं। एक इसमें ये सेल्समैन है जो कि पवन कापड़ी है, और एक दूसरा इसमें गुरप्रीत है जो यहीं लोकल का कुंडा का रहने वाला है। तो इन दोनों को तत्काल अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। कुमाऊं के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जहां जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। लेकिन डिग्री कॉलेज के अंदर बीजेपी का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज सुन छात्र आज महाविद्यालय में आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, पिछले 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरे महाविद्यालय के भीतर पिछले 4-5 दिनों से धारा 144 जब तक परीक्षाएं खत्म नहीं होती है 144 लागू है। और किस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में सभी प्रकार के नियमों को ताक में रख के यहाँ पे नीचे बिल्कुल उनका नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पे कार्यक्रम की अनुमति दी जा रही है, यहाँ भाजपा के प्रोग्रामों की अनुमति दी जा रही है। और किस प्रकार से एक तरफ यहाँ पे कॉलेज के क्लासों में बच्चा पेपर दे रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अपना कार्यक्रम यहाँ गाड़ियां रोदी जा रही है, यहाँ गाड़ियां लगाई जा रही हैं। कॉलेज का बिल्कुल माहौल बिगाड़ दिया गया है। ये कॉलेज प्रशासन ने कैसे अनुमति दे दी इस महाविद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है? ये कॉलेज छात्रों का, यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, जो गरीब परिवार के तबके के छात्र हैं वो पढ़ने आते हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ ये नेताओं की गाड़ियों को अंदर किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम कॉलेज के छात्र छात्राओं को कॉलेज से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाओ कॉलेज से बाहर निकलो, प्रोग्राम है। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए है या इन नेताओं के लिए? ये सवाल हम कॉलेज के प्रशासन से पूछना चाहते हैं, प्राचार्य जी महोदय से पूछना चाहते हैं कि आपने अनुमति कैसे दे दी? आइंदा से अगर आपने इस कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की कार्यक्रमों की राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति दी तो हम उसका पूर्ण खुल के विरोध करेंगे। और साथ ही ये कॉलेज कोई पार्टी का दफ्तर नहीं है, किसी भी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम ना हो वो अपने कार्यालय में जाके करे, ना कि इस महाविद्यालय में करे। कुछ छात्रों ने एक छात्र मात्र एक नारेबाजी करते हुए आया मेरे पास। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आए मेरे पास परमिशन के लिए। मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ परीक्षाएं चल रही हैं और धारा 144 भी लागू है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जो कार्यक्रम है पेपर खत्म होने के बाद 12 बजे से प्रारंभ करेंगे और उससे पहले केवल हमारे जो दूर से आने वाले लोग हैं उनका नाश्ता पानी चलेगा। बावजूद उसके 2 ढोल वाले महाविद्यालय में आए। उन्होंने एक बार हल्का सा ढोल बजाया तो शायद उस ढोल की वजह से उस छात्र नेता ने उसका विरोध किया। फिर हमने वो ढोल वालों को तुरंत बाहर कर दिया था और कार्यक्रम उनका 12 बजे के बाद चलने वाला था। उन्होंने ऐसा हमको बताया था और विधिवत उन्होंने परमिशन ली थी और मैंने धारा 144 और परीक्षाओं की जानकारी उन्हें पूरी दी। और उनका ये कहना था कि हम विद्यार्थियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, हॉल के अंदर हमारा कार्यक्रम चलेगा और जिसकी आवाज़ हॉल के बाहर तक नहीं आएंगे। हम कोई बाहर से कोई अपना माइक वाइक सिस्टम नहीं लगाएंगे। वही बात करी जाए जिस तरीके से कॉलेज का कम प्रांगण और नेताओं का प्रांगण ज्यादा लग रहा था, इसको लेके गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां बीजेपी की नेताओं की गाड़ियां कॉलेज के अंदर प्रशासन के अंदर घूम रही थी, इसको लेके नहीं, कॉलेज के अंदर तो उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उनके जो वीआईपीज हैं उनकी गाड़ियां आई कॉलेज के अंदर, घूमी तो नहीं। उन्होंने आके गाड़ी को सीधे फील्ड में पार्क किया और हॉल के अंदर चले गए और छात्रों को इस प्रकार का कोई व्यवधान परीक्षा में नहीं हुआ। मात्र एक बार ढोल बजने के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ तो उनको बता दिया गया कि और उनको तुरंत बाहर कर दिया गया। रुद्रपुर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ब्रिटानिया श्रमिकों का दूसरे दिन कंपनी के बाहर धरना जारी है। ब्रिटानिया श्रमिकों ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे अरसे से काम करने के बावजूद वेतन नहीं बढ़ाया गया, जबकि सरकार के द्वारा तय मानकों के अनुरूप भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। ऐसे में आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।
तो सर हम यही ड्यूटी के ऊपर है, कभी 4,000 कभी 5,000 सैलरी, काम हमसे इतना कराते हैं, कट्टे उठाते हैं, मैदा उठाते हैं, लेडीज को मजबूर करते हैं, नहीं करते गेट बंद करते हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं है। रात के 12 बजे हो 12 बजे वापस कर देते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती है वापस कर देते हैं। मामला सारा ये हमारी सैलरी को लेकर बस के इस ब्रिटानिया में बहुत कम सैलरी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया हम लोगों को, मेहनत इतनी कर रहे हैं, काम इतना कर रहे हैं, सैलरी यहाँ पे 8,300 है, जिसमें से आज तक हमारी 8,000 भी नहीं आई है। ठीक है, हमारी सैलरी आती है 6,000, 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे, जिससे हमारी ड्यूटी पूरी नहीं होती, ड्यूटी मिलती नहीं है, तो पूरी कहाँ से होंगी। तो प्रबंधन और ना ही श्रमिक वर्ग द्वारा जो है इसके संबंध में हमें कोई सूचना दी गई थी, क्योंकि अभी ये पुलिस से प्रकरण हमारे पास प्रस्तुत हुआ, तो उस पर भी हम जो है आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी ना इनकी तरफ से कोई मांग पत्र हमें उस समय मिला था, ना अभी हमें विधिवत तरीके से सभी बिंदुओं पे जो है कोई इनका लिखा हुआ कोई मांग पत्र अभी हमें मिला नहीं है। तो सर प्रकरण और विरोध किस प्रकार का है ये अभी स्पष्ट होना भी बहुत लाजमी है, और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि शोषण अगर है तो उसमें अपनी वार्ता को, अपनी बात को कहने का अधिकार उनके पास है, वो अपनी बात को सूचित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।